हाउ द लाइट प्रोपेगेट, यानी यहाँ आप लाइट को एक वेव एज्यूम करते हैं और इसको हाइगेन थ्योरी आप सेकेंडरी वेवलेट से एक्सप्लेन करते हैं। यानी हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स में जो पहला पार्ट देखना है दैट इज हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स थ्योरी लाइट को वेव माना गया। वेव मीन्स इसको वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, इनके टर्म में एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो यहाँ इनका कहना था हाइगेन का कि लाइट अगर प्रोपेगेट होती है तो ये वेव फ्रंट्स एंड वेवलेट्स के फॉर्म में होती है। तो हम लोग को पहले एक्सप्लेन करना होगा व्हाट आर द वेव फ्रंट्स एंड व्हाट आर द वेवलेट्स। फिर इनके 3 पास्टुलेट्स हैं, उस पास्टुलेट के बेसिस पर ये डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम से हम लाइट का प्रोपेगेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं और वहां से हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट, जैसे रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन ये देते हैं बहुत अच्छे से। अगर इनके 2 टर्म ये बार बार यूज किए हैं उसको हम एक्सप्लेन करें, एक है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, और एक है हमारे पास रेज। तो वेव फ्रंट और रेज क्या है? एक्चुअली में जब लाइट सोर्स स्विच ऑन होता है तो लाइट सोर्स के स्विच ऑन होने पर एनर्जी स्प्रेड होती है। जैसे एक स्टोन गिरता है पानी में तो पानी के जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी गेन करते हैं एंड स्टार्ट टू ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, और उनके ऑसिलेशन से एनर्जी का कैरी फॉरवर्डिंग या मोमेंटम फॉरवर्डिंग स्टार्ट होता है इन बिटवीन देम या एमंग देम। तो यहाँ होता क्या है, जैसे ही कोई लाइट सोर्स स्विच ऑन हुआ चारों ओर एनर्जी प्रोपेगेट होती है बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। ऐसे अगर हम सेम फेज वाले पार्टिकल्स का कलेक्शन लें, जैसे लैम्डा बाई 4 का कलेक्शन कीजिए, तो ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 4 है, ये लैम्डा बाई 4 पर हम कलेक्शन करें तो लैम्डा बाई 4 पर वो पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं जो सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब है सब मैक्सिमम डिस्प्लेस हुए हैं टुवर्ड वन साइड। तो ऐसा प्लेन जो एक तरह के एनर्जी स्टेट वाले पार्टिकल्स का कलेक्शन रखता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। अगर हम सोर्स को सेंटर लेके किसी भी रेडियस का आर्क लगाएं तो उस आर्क पर जितनी भी वेव्स पड़ेंगी वो सभी सेम फेज में होंगी। सेम फेज का मतलब इस पर जैसे ये वाली वेव पड़ी है, देखिए 3 लैम्डा बाई 4 है। इसी तरह अगर हम दूसरी वेव बनाए तो ये देखिए इसका भी 3 लैम्डा बाई 4 होगा। अगर हम तीसरी वेव बनाए तो ये भी 3 लैम्डा बाई 4 होगा। मतलब स्पेस में जब एनर्जी स्प्रेड होती है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। किसी इंस्टेंट पर सेम एनर्जी से ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल्स इन सेम फेज को वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे हमने स्टोन गिराया, वाइब्रेशन शुरू हुआ पानी में, अगर हम फोटो क्लिक करें तो जितने भी आपको क्रेस्ट दिख रहे हैं या ट्रफ दिख रहे हैं उनमें से किसी एक को फिक्स कीजिए क्रेस्ट। तो किसी एक इंस्टेंट पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो जितने भी क्रेस्ट हैं वो सब सेम एनर्जी स्टेट में है। तो एक ऐसा प्लेन जो सेम एनर्जी स्टेट वाले पार्टिकल्स का कलेक्शन करता है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। जब हम सोर्स को सेंटर लेके किसी भी रेडियस का आर्क खींचते हैं तो उस आर्क पर सेम एनर्जी स्टेट वाले पार्टिकल्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आप इक्विपोटेंशियल्स पढ़ते थे, इक्विपोटेंशियल्स इन इलेक्ट्रोस्टैट, बिल्कुल वैसा है। तो यहाँ हमारे पास अगर एक लाइट सोर्स है तो उसके चारों ओर वेव्स जनरेट होंगी। उन वेव्स के लिए अगर हम सेम फेज वाले पार्टिकल्स का कलेक्शन शुरू करें बाय अप्लाइंग आर्क ऑफ और रेडियस टेकिंग सेंटर एट द सोर्स, तो ये जो आर्क होगा या ये जो सर्किल या स्फीयर होगा ये ऐसे पार्टिकल्स का कलेक्शन करेगा जो सेम फेज में है, सेम एनर्जी स्टेट में है। इन स्फीयर्स को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी लाइन खींचें जो इन सभी वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर हो तो इनको रेज कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल वही है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास वेव फ्रंट्स हैं एंड उन वेव फ्रंट पर खींचे गए जो नॉर्मल्स हैं वो रेज हैं। तो इस तरीके से लाइट जैसे ही स्विच ऑन होती है मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट फेज में होते हैं,
उन पार्टिकल्स का कलेक्शन जो सेम फेज में है वेवफ्रंट कहलाते हैं। वेवफ्रंट पर खींचे गए नॉर्मल्स रेज कहलाते हैं। अगर हम लाइट सोर्स से बहुत दूर निकल जाएंगे तो उस केस में हमें रेज पैरेलल मिलेंगी, और इन पैरेलल रेज पर अगर परपेंडिकुलर खींचे तो नाउ दिस इज अगेन अ वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड प्लेनर वेव फ्रंट। ये वहां इलेक्ट्रोस्टैट में भी था, तो ये हो गया प्लेनर वेव फ्रंट। तो हमारे पास दो वेव फ्रंट हो गया। पॉइंट सोर्स के लिए होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड यूनिफॉर्म अगर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेव फ्रंट होता है प्लेनर। अगर हमारे पास ट्यूबलाइट है ऐसे ऐसे लेंथ में, तो इसका जब वेव फ्रंट खींचेंगे तो सिलेंडर होगा, इसके चारों ओर एनर्जी स्प्रेड हो रही है। हमने यहाँ वेव बनाई, हमने यहाँ वेव बनाई, हमने यहाँ वेव बनाई। λ/4 वाली वेव कलेक्ट कीजिए, λ/4 पर हम यहाँ होंगे, ठीक है, λ/4 पर हम यहाँ होंगे। λ/4 मतलब T/4। तो किसी इंस्टेंट पर अगर हम क्लिक कराएं तो इन पार्टिकल्स का कलेक्शन अगर हो, ये पार्टिकल्स घुमा दीजिए चारों ओर, चारों ओर घुमाएंगे तो एक सिलेंडर ही तो बनेगा। ये सिलेंडर क्या होगा? ऐसे पार्टिकल का कलेक्शन होगा अबाउट दिस ट्यूबलाइट जो सेम ऑसिलेटिंग एनर्जी स्टेट एंड सेम फेज वाले पार्टिकल का कलेक्शन है। तो जब एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होता है, जैसे पुरानी वाली जो ट्यूबलाइट होती थी, वो जो फंटी कहते थे लंबी वाली, उसमें सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। जो एलईडी बल्ब हम जला रहे हैं, अगर वो एलईडी बल्ब को सेंटर में रख के एक बड़ा सा स्फीयर होते हैं तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और जब हम फार अवे टू द लाइट सोर्स होते हैं तो प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे इक्विपोटेंशियल्स होते थे, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल्स, प्लेनर इक्विपोटेंशियल्स एंड सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल्स इलेक्ट्रोस्टैट में। बिल्कुल वैसे यहाँ लाइट में हमारे पास लाइट सोर्स के चारों ओर पानी में स्टोन गिराते हैं तो भी तो ध्यान से देखिए सर्किल आपको बड़ी होती हुई दिखती है। वो जो एक सर्किल आपको दिखती है, एक सर्किल, दैट इज द वेव फ्रंट। और ऐसी ऐसी बहुत सारी सर्किल्स हैं, बंच ऑफ वेव फ्रंट, और उन पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो दे आर द रेज। अब हाइगन ने क्या कहा? हाइगन ने कहा कि स्टेप 1, जैसे ही आप लाइट सोर्स को स्विच ऑन करते हैं एनर्जी स्प्रेड होती है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और उन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स में उन पार्टिकल्स को कलेक्ट कीजिए एट अ टाइम जो ऑसिलेशन के सेम फेज में है, तो आपको एक वेव फ्रंट मिलेगा। मींस लाइट स्विच ऑन होते ही वेव फ्रंट बनते हैं। पहला स्टेटमेंट था इनका। दूसरा स्टेटमेंट था कि जब वेव फ्रंट बन जाते हैं तो मीडियम के वो पार्टिकल्स जो वेव फ्रंट पर है वो फ्रेश सोर्स का काम करते हैं। अब उनको पीछे से या आगे से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद अपने एनर्जी पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। हम ये डायग्राम में देखेंगे। मींस स्टेप 1, जैसे ही लाइट सोर्स स्विच ऑन करेंगे एनर्जी स्प्रेड होगी, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स में किसी इंस्टेंट पर उन पार्टिकल्स का कलेक्शन जो ऑसिलेशन के सेम फेज में है विल फॉर्म अ वेव फ्रंट। तो पहला वेव फ्रंट बन जाएगा। अब वेव फ्रंट बनने के बाद वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको एज अ सोर्स ट्रीट कीजिए और उनको सेंटर मान के डिफरेंट रेडियस का आर्क लगाइए। पर आर्क जो होगा वो नई वेव फ्रंट होगा। ये जो नया वेव फ्रंट है फ्रॉम दोज पार्टिकल्स विच आर लाइंग ऑन द वेव फ्रंट, इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट, यानी सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं। हम अभी डायग्राम में इसको क्लियर कर दे रहे हैं। स्टेटमेंट पूरा कर लें। सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, और सेकेंडरी वेवलेट्स बनने के बाद एनवेलप डिजाइन होता है। एनवेलप एक ऐसा टेंजेंट होता है जो सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता है, और ये एक नया वेव फ्रंट होता है। और अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूज। फिर वेव फ्रंट पर सिचुएटेड पार्टिकल्स से वेवलेट्स बनती हैं। वेवलेट्स पर खींचा गया एनवेलप जो होता है वो नया वेव फ्रंट बनता है। जैसे हमसे पूछा जाए आप कैसे चलते हैं, तो यही बोलेंगे ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। उसी तरीके से लाइट कैसे चलती है, तो हाइगन ने कहा कि स्टेप 1 मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करके वेव फ्रंट बनाते हैं। स्टेप 2 वेव फ्रंट के पार्टिकल ऑसिलेट करके वेवलेट्स बनाते हैं। स्टेप 3 वेवलेट्स पर खींचा गया टेंजेंट ही नया वेव फ्रंट होता है। स्टेप 4 ये वेव फ्रंट फिर से फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है और फिर एक वेवलेट जनरेट करता है एंड सो ऑन। इस तरीके से लाइट प्रोपेगेट करती है। अब आइए डायग्राम में। स्टेप 1 आप ले लीजिए एक लाइट सोर्स। स्टेप 1 इसको सेंटर लेके आप आर्क लगाइए। इस आर्क पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल होंगे वो ऑसिलेशन के सेम फेज में होंगे, तो इट विल बी द फर्स्ट वेव फ्रंट, यानी लाइट सोर्स एस का फर्स्ट वेव फ्रंट हो गया। देख लीजिए, अगर हम एक वेव बनाए, ऐसे बनाते चले जाए, ऐसे गई, चारों ओर बनाएंगे तो हर बार क्या होगा, हर बार ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में अगर बना रहे हैं
तो सीटी ये आपको दिख रहा है ट्रफ, तो यहाँ λ/4, λ/2, 3 λ/4, 3 λ/4 वाली वेव का कलेक्शन है इससे, ये हो गया वेव फ्रंट। इसी तरह कोई भी आर्क लगाएंगे तो वो जिन पार्टिकल का कलेक्शन कर रहा है, जिस पार्टिकल का कलेक्शन कर रहा है एक वेव पर, जब कोई अदर वेव बनाएंगे तो देखेंगे कि उस वेव फ्रंट पर उसके उसी तरह से पार्टिकल का कलेक्शन आएगा। यानी यहाँ λ/4 है तो कभी भी हम वेव बनाएंगे तो इस वेव फ्रंट पर 3 λ/4 की वेव आएगी। यहाँ बनाएंगे तो ये देखिए 3 λ/4, ये डाउन डिस्प्लेस, ये देखिए डाउन डिस्प्लेस। एक तरह के पार्टिकल्स का कलेक्शन जब होता है तो दैट इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। है तो बहुत तरह के ऑसिलेट करने वाले, लेकिन एक तरह वाले एनर्जी स्टेट वाले पार्टिकल इन सेम फेज का कलेक्शन वेव फ्रंट कहलाता है। जैसे मार्च पास करते हैं मिलिट्री वाले या पुलिस वाले, तो दैट इज कॉल्ड सेम फेज। सब एक साथ पैर उठाते हैं, एक साथ पैर रखते हैं, दे आर डूइंग द मार्च पास। बिल्कुल वैसे यहाँ एक वेव फ्रंट पर सेम एनर्जी स्टेट, सेम ऑसिलेशन स्टेट वाले पार्टिकल का कलेक्शन है। अब ये कहते हैं कि इस पर जितने पार्टिकल हैं कंसीडर कीजिए एज अ फ्रेश सोर्स। तो जितने हैं से क्या मतलब है, हम कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 पार्टिकल ले सकते हैं समझने के लिए। चलिए हमने इस वेवफ्रंट पर सिचुएटेड पार्टिकल्स में 4 पार्टिकल को चुना, 1, 2, 3 और 4। अब इनको सेंटर लेके सीटी रेडियस का, सीटी क्यों, अगर c is the speed of light, then after time t, distance covered by the light will be the ct. c speed of light, t is the time, ct will be the distance covered by the light. तो अगर t टाइम बाद हम देखेंगे तो इससे एनर्जी कहां पहुंच गई होगी, ct डिस्टेंस अपार्ट। तो इसको सेंटर लेके ct रेडियस का गोला खींचिए, उतना ही रेडियस का गोला इसको सेंटर मान के खींचिए। क्या मतलब होगा, इसको लेके खींचिए, इसको लेके खींचिए, मतलब ये बता रहा है कि इसकी एनर्जी आफ्टर टाइम टी इस पर मिलेगी, इस स्फीयर पर मिलेगी। इसकी एनर्जी आफ्टर टाइम टी उसी टाइम पर, जिस टाइम पर इसकी एनर्जी चेक किए यहाँ मिल रही है, उसी टाइम पर इसकी एनर्जी इस पर मिलेगी, इसकी एनर्जी इस पर मिलेगी, इसकी एनर्जी इस पर मिलेगी। इसी को बोल रहा है सेकेंडरी वेवलेट। जब वेव फ्रंट पर सिचुएटेड पार्टिकल्स को एज अ फ्रेश सोर्स हम कंसीडर करते हैं, उनको सेंटर लेके आर्क लगाते हैं या स्फीयर खींचते हैं आप रेडियस टी, तो दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट। और इनको टच करता हुआ एनवेलप खींचते हैं, तो नाउ दिस इज द न्यू वेव फ्रंट। आर्क लगा के बनाए थे पहला वाला ए बी, दूसरा वाला आर्क लगा के तो बनाया नहीं। दूसरा वाला हम ये कह के बनाए कि वेवफ्रंट पर सिचुएटेड पार्टिकल फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करते हैं, और उनको सेंटर लेके सीटी रेडियस का अगर स्फीयर खींचे तो ये बताते हैं टी टाइम में एनर्जी कहाँ स्प्रेड हुई। अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ जो नया एनवेलप हम खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, विल बी द न्यू वेवफ्रंट। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। फिर इनके ऊपर जितने मीडियम के पार्टिकल हैं उनको एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हम चूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने 3 पार्टिकल कंसीडर किया इस नए वेवफ्रंट पर, 1, 2 और 3। अब टी टाइम बाद जाना चाहते हैं एनर्जी कहाँ पहुंची, इनको सेंटर लेके सीटी रेडियस का गोला खींचिए, इससे भी सीटी रेडियस का गोला खींचिए, इससे भी सीटी रेडियस का गोला खींचिए। ऑल दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट। इनको टच करता हुआ नया एनवेलप खींचिए, देखिए यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा। नाउ दिस विल बी द न्यू वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट आर्क लगा के मिला था, दूसरा वेव फ्रंट आपको सेकेंडरी वेवलेट के थ्रू मिलता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है और लाइट प्रोपेगेट होने लगती है। इन सभी वेव फ्रंट पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो हमें रेज मिलती हैं, लाइट रेज। तो वो लाइट रेज आपको मिलेंगी ऐसे, और जब हम वेरी फार अवे टू द लाइट सोर्स होंगे तो उस केस में लाइट रेज पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने पर इनका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर प्लेनर वेव फ्रंट को शो कर रहा होगा, ये प्लेनर वेव फ्रंट। अब आपको नया वेव फ्रंट चाहिए, आप इस पर कुछ मीडियम के पार्टिकल चूज कर लीजिए, 1, 2, 3, 4। इनको सेंटर लेके सीटी रेडियस का स्फीयर खींचिए। जो सीटी रेडियस का स्फीयर खींचते हैं वो बताता है कि आफ्टर टाइम टी एनर्जी रीचेज अप टू द पॉइंट लाइंग ऑन दिस स्फीयर। टी टाइम बाद इस पार्टिकल की एनर्जी, ये लगातार एनर्जी स्प्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंगली इसकी एनर्जी टी टाइम बाद आपको इस स्फीयर पर मिलेगी, उतने ही टाइम में इसकी इस पर, इसकी इस पर, इसकी इस पर, एंड सो ऑन। अभी एक टेंजेंट खींचिए टचिंग टू ऑल ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, तो फिर तो आपको प्लेनर ही मिलेगा। ये देखिए स्फेरिकल था तो स्फेरिकल मिल रहा था, प्लेनर है तो प्लेनर मिल रहा है। इस तरीके से लाइट प्रोपेगेट करती है। ठीक है, ये 5 नंबर में लिखने के लिए आता है। व्हाट इज द हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाउ यू कैन see the propagation of light ray on the basis of Huygens theory of secondary wavelets। तो आप लिखते हैं
कि हाइगन ने वेव नेचर बेसिस पर लाइट के प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया, 3 पास्टुलेशन लिया। पहला, वेवफ्रंट फॉर्म होते हैं, दूसरा सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं, तीसरा सेकेंडरी वेवलेट को टच करता हुआ एनवेलप नया वेवफ्रंट होता है, फिर नए वेवफ्रंट पर सिचुएटेड पार्टिकल्स फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करते हैं, अपनी वेवलेट जनरेट करते हैं, उन वेवलेट का टचिंग प्लेन नया वेवफ्रंट होता है, द प्रोसेस कंटिन्यूज एंड लाइट प्रोपेगेट्स, और पैरा चेंज करके आप फिर ये डायग्राम बना देते हैं। अब आइए हाइगन का ये प्रिंसिपल हम सही क्यों माने, तो इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उस समय न्यूटन, आइजैक न्यूटन एक्सप्लेन कर रहे थे, उनसे पूछा गया रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन आपको पता है कि लाइट जब किसी सरफेस पे गिरती है और सरफेस से गिरने के बाद नेक्स्ट मीडियम में प्रोड्यूस होती है तो अपने स्ट्रेट लाइन ट्रैक से डेविएट हो जाती है, ठीक है, यानी नेक्स्ट मीडिया में एंटर करने पर लाइट अपने स्ट्रेट लाइन ट्रैक से डेविएट होती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इनसे आइजैक न्यूटन से पूछा गया तो उन्होंने कार्पास्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट रख रखी थी एग्जिस्टेंस में। उन्होंने कहा कि जब सरफेसेस लाइट को अट्रैक्ट करती हैं तो अट्रैक्शन होने पर लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो फिर उनसे पूछा गया कि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मिरर लाइट को रिपेल करते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात थी, उनसे किसी ने पूछा कि क्या बता सकते हैं कि कोई सरफेस कब लाइट को अट्रैक्ट करती है, कब रिपेल करती है, नहीं बता पाए, क्योंकि ऐसा रियल में था ही नहीं, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और हाइगन ने उस समय लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, और सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं किया, उन्होंने स्नेल्स लॉ को डेराइव किया। सबसे बड़ी बात है, आपने रे ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सीखा है, आपने डेराइव कहीं नहीं किया है, आपने स्केच किया है, उसको लिखा है और देन अप्लाई करके कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। हाइगन ने जो वेव नेचर ऑफ लाइट दिया, सेकेंडरी वेवलेट का जो कॉन्सेप्ट दिया, इस बेसिस पर उन्होंने लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को न सिर्फ एक्सप्लेन किया बट जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन थे वो उन्होंने दिए, और इस बेसिस पर इनके कॉन्सेप्ट को वैलिडिटी मिल गई। यानी कि हाइगन्स के सेकंड कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट था लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, और तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। और इन तीन में से दो हर साल आता है, कोई माई का लाल नहीं पेपर बना दे और हाइगन थ्योरी आ जाए उसमें, तो आपको हाइगन थ्योरी हर हालत में तैयार रखनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन थ्योरी। ध्यान से सुनिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। on the basis of Huygens theory। ध्यान से देखिए, मेनली डायग्राम समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन तो बहुत आसान है। अगर ये सरफेस है सेपरेटिंग द टू मीडिया, चलिए मान लेते हैं रेयर से डेंसर में आ रहे हैं, रेयर टू डेंसर, तो आपको बताया गया कि डेंसर में आते हैं तो टूवर्ड नॉर्मल रेस को बेंड कर लेते हैं। हम यहाँ टूवर्ड नॉर्मल बेंड नहीं करेंगे, हम देखेंगे वेवफ्रंट कहाँ है, वेवलेट कहाँ है, एनवेलप कहाँ है, रेस कहाँ है, और ऐसा करके हम रेयरर की रेस को डेंसर में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या लाइट रे में बेंडिंग होती है और क्या बेंडिंग अकॉर्डिंग टू रूल होती है कि डेंसर में आने पर टूवर्ड नॉर्मल बेंडिंग होनी चाहिए। जैसे हम एक इंसिडेंट रे ले लेते और ये हम नॉर्मल ले लेते तो आपको पता है डेंसर में आ रहा है, रिफ्रैक्शन है, तो टूवर्ड नॉर्मल बेंडिंग ले लेनी चाहिए थी, हमने नहीं ली। अब एक्चुअली में एक सिंगल रे तो कभी आती नहीं है, जब भी आएगी तो बंच ऑफ रे आएगी, तो आप बंच ऑफ रे ले लीजिए। मतलब हाइगन ने बीम ऑफ लाइट ली, बहुत सारी लाइट रेस को उन्होंने फोकस किया और इसके लिए दिखाया कि रिफ्रैक्शन कैसे हुआ होगा। देखिए ये बंच ऑफ रेज आ रही है, सरफेस पे गिर रही है, से दिस इज द जेड जेड डैश, देखते रहिएगा। अभी इन रेस पर हम परपेंडिकुलर खींचे तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ओवर द रेस आर द वेव फ्रंट, यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। रेस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वेव फ्रंट यहाँ भी है, वेव फ्रंट यहाँ भी है, करते करते सबसे लास्ट वेव फ्रंट आपको ये मिलेगा। देखिए लास्ट क्यों बोल रहे हैं, ये सिरा इनका ये एंड यहाँ टकरा चुका है और ये वाला अभी आने वाला है। मीन्स हम इंसिडेंट रे के एक वेव फ्रंट ए बी की बात कर रहे हैं, इस वेव फ्रंट का ए एंड
इस मीडियम सेपरेटर को टच कर चुका है। जैसे ही टच करेगा इसको सेंटर लेके CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, क्यों? हर नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी एनर्जी बड़े स्फीयर पर हो जाएगी। क्यों? किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के आर्क लगाते थे या स्फीयर खींचते थे तो वही तो सेकेंडरी वेवलेट होता था। यानी ये जैसे ही टच किया तुरंत हर इंस्टेंट पर T1, T2, T3, T4 डिफरेंट इंस्टेंट पर जब हम स्फीयर खींचेंगे तो पता चलेगा कि डिफरेंट इंस्टेंट पर उसकी एनर्जी कहाँ गई। फिर अगली रे आएगी, अगली रे सबसे बाद में तो ये वाली आएगी ना, सबसे लास्ट में। मान लेते हैं कि ये जस्ट आकर यहाँ टकराई, टकराने पर भाई ये तो टकरा चुका है, ये अपना दे है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे लास्ट में आफ्टर टाइम T ये आके टकराई और इसने जस्ट एक जीरो रेडियस का वेवलेट बनाया। जीरो रेडियस का मतलब जस्ट अभी बिल्डअप हुआ। उतने देर में इसका क्या हुआ होगा? अगर इसको यहां से यहां तक पहुंचने में T टाइम लग गया तो उतने देर में ये जिस स्पीड से प्रोपगेट कर रही है उस स्पीड से T टाइम में क्या CT रेडियस का एक स्फीयर नहीं बना लेगी? तो रेयरर में वेलोसिटी V1 मान लीजिए, डेंसर में वेलोसिटी V2 मान लीजिए। अगर इसके टकराने के T टाइम बाद ये यहाँ आके टकराया है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। ये टकरा चुका था तो CT1, CT2, CT3, हाँ नेक्स्ट मीडिया में वेलोसिटी V2 है तो V2T, V2T1, V2T3, V2T4, V2 मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम रेडियस का स्फीयर खींचते चले जाए तो ये सेकेंडरी वेवलेट बन रही है। अब T टाइम बाद ये टकरा कर एक पॉइंट बनाया है, उतने देर में इसका क्या, उतने देर में आप देखेंगे ये V2T रेडियस पर अपने इन्हीं में से किसी एक स्फीयर को फिक्स कर लीजिए V2। अब आपको पता है कि इसके कंपैरेटिवली यहाँ तो वेलोसिटी कम होगी ना, तो वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल भी कम होगी, यानी छोटी सर्किल बनेगी। छोटी सर्किल का मतलब यहाँ से यहाँ तक T टाइम लिया है विद हाई वेलोसिटी, तो इससे तो छोटा ही रेडियस यहाँ बनेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? B से यहाँ तक आने में T टाइम लगा है, वेलोसिटी V1 ग्रेटर है, रेयरर है। हेलो, यस सर। अच्छा आ रहा है? अच्छा मेरे स्क्रीन पर डिसअपियर हो गया। हेलो, साउंड आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये जो है यहाँ जो बी है उसको जस्ट यहाँ तक पहुंचने में T टाइम लगा है विद ग्रेटर वेलोसिटी। उतने देर में ए को उतने देर में ए की एनर्जी कितनी दूर में गई होगी? जितनी भी दूर में गई होगी इससे तो कम में दूर गई होगी। क्यों? क्योंकि डेंसर में वेलोसिटी कम हो जाती, ठीक है। डेंसर में वेलोसिटी कम हो जाती है तो एनर्जी स्प्रेड, सर्किल छोटी कर रहे थी, एनर्जी स्प्रेड जो हुई होगी वो जस्ट कुछ पहुंची होगी, ए यहां तक पहुंची होगी। क्लियर है? इसकी रेडियस कितनी है? V2T। T क्या है? इसके यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतने टाइम में इसकी एनर्जी इस पर पहुंच गई। अब इसके जस्ट आफ्टर सेकंड बाद ये टकराया, इसको सेंटर लेके अगर हम डिफरेंट रेडियस का आर्क लगाते तो इससे छोटा ही बनता ना, क्योंकि इसके बाद ये आया, उसके बाद यानी कि अगला ऐसे आता, अगला ऐसे आता, ऐसे 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 करते 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 ये गायब हो गया। क्लियर है? ये क्या है? इस पॉइंट का वेवलेट ये बना है इन द टाइम T, और नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पर इसका वेवलेट बनेगा, फिर ये फिर ये फिर ये, सबसे लास्ट में ये बनेगा आप जीरो रेडियस। अब आपको पता है दिस वाज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट जब टकराएगा इंटरफेस को और क्रॉस करके नेक्स्ट मीडियम में आएगा तो ये वेवलेट बनेंगी। दिस ये वेवलेट बन रही है एट अ टाइम पर, जिस टाइम पर ये वेव फ्रंट इससे टकराएगा, ये सबसे लास्ट में ये टकराया है जीरो रेडियस, और T टाइम अर्लियर ये टकराया है तो इसकी रेडियस V2T1 है। अब इन सभी को टच करता हुआ एक एनवेलप खींचे तो ये हो जाएगा वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट इन अ नेक्स्ट मीडिया है। क्या मतलब है? ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट का आपको एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। अगर ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो हमको तो नहीं क्लियर हुआ कि लाइट रे की बेंडिंग का क्या हुआ, तो ठीक है ना। आपको पता है अगर आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया तो नॉर्मल टू द वेव फ्रंट आर द रेज। अगर इन पर हम परपेंडिकुलर खींचे, इनको अगर हम परपेंडिकुलर, इन पर परपेंडिकुलर खींचे तो वो परपेंडिकुलर रेज हो जाएंगी। इस पर परपेंडिकुलर खींचिए तो देखिए ये मिलेगा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर खींचा हमने, ये परपेंडिकुलर खींचा
ठीक है रे, और यहाँ हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, जहां इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, वहां परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हो जाएंगी रिफ्रैक्टेड रे। जरा आप ध्यान से देखिए तो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या नॉर्मल की तरफ बेंडिंग नहीं हो गई? तो हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट का पॉइंट ए जस्ट टच कर गया, इसको सेंटर लेके वीटी रेडियस का आर्क लगाना शुरू किया हमने, वेलोसिटी वाज द v2, और डिफरेंट इंस्टेंट पर चेक करेंगे तो हमें डिफरेंट रेडियस की सर्किल मिलती चली जाएगी वीटी वैल्यू की। तो हम कह रहे हैं कि फिर अगला आएगा, सबसे बाद में ये आएगा, इसके टकराने के टी टाइम बाद अगर ये टकरा के जस्ट 0 रेडियस बनाया हो और टाइम इलैप्स इज टी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज v1 टाइम c1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर्ड v1t हो जाएगा। उतने देर में ये v2t रेडियस का एक स्फीयर बना चुका होगा, मतलब v2t रेडियस के सर्किल पर या स्फीयर पर उसकी एनर्जी स्प्रेड हो चुकी होगी। इस पॉइंट का सेकेंडरी वेवलेट है दिस, और इस पॉइंट का सेकेंडरी वेवलेट है 0। बाकी जितने होंगे वो इसी के बीच में होंगे, सबसे बड़ा वाला, सबसे छोटा वाला। सबको टच करता हुआ एक टेंजेंट हमने खींचा है ग्रीन लाइन से, ये जो टेंजेंट है विल बी द वेवफ्रंट इन नेक्स्ट मीडिया कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। फिर हमने इस पर परपेंडिकुलर खींचा है तो इज द रे। इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि इंसिडेंट वेवफ्रंट बनेगा, से वेवलेट बनेगा, से रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट बनेगा, से रेज जनरेट होंगी, और हमें दिख रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर रेज बेंड हुई हैं। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन को हाइगन ने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया। चलिए मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले जरा एक बार और बना लेते हैं इसको, क्योंकि गंदा हो गया डायग्राम, इसमें हमें एंगल चाहिए होंगे, तो वो एंगल कैसे दिखेंगे। तो देख लीजिए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये रेज थी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ठीक है, यहाँ टच किया था, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ढेर सारी रेज थी। बी को यहाँ पहुंचने में v1t डिस्टेंस कवर करना पड़ा था, आफ्टर टाइम t पहुंची थी एट t पर, और इसने 0 रेडियस का वेवलेट बनाया था, और जब ये 0 रेडियस का बना रहा है तब तक ये v2t रेडियस का एक वेवलेट बना ले रहा है, मतलब इस v2t रेडियस पर एनर्जी स्प्रेड हो जा रही है। बाकी जितने भी वेवलेट होंगे, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, टेंजेंट खींचेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, नॉर्मल खींचेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। वही डायग्राम है, बस हमने एक बार और बना लिया डेस्क, ठीक है। इसका नाम था ए बी इंसिडेंट, इसका नाम आप रख लीजिए ये सी है, और ये डी है, सी डी का नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है ये v1t है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो v2t हो जाएगा ना, क्योंकि v2 इज द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, तो आफ्टर टाइम t ये v2t हो जाएगा, यानी ये हो गया v2t। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये आई हो जाएगा, और ये इंसिडेंट रे है और ये वेव फ्रंट है, 90 हो जाएगा, तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा ना, ये और ये 90 है, ये 90 माइनस आई है तो ये आई हो जाएगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट इंटरफेस के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोग क्या कहते थे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाइगन क्या कहते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट का इंटरफेस के साथ एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है का इंटरफेस के साथ ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चेक कर लीजिए, यहाँ नॉर्मल खींच देते तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये आर हो जाता। नाउ दिस इज आर, नाउ दिस एंड दिस 90, क्यों, ये है रे, ये है वेव फ्रंट, तो ये और ये 90, ये आर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर। नाउ ये और ये 90, अगर ये और ये 90 है, ये 90 है, 90 माइनस आर है, तो ये हो जाएगा आर। तो इस तरीके से इस तरीके से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का इंटरफेस के साथ ये एंगल हो गया आर। लगा दीजिए आप इसके ऊपर साइन, लगा दीजिए, ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू दिस, ये 90 है ना, क्यों, ये वेव फ्रंट है, ये रे है, हो गया 90, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला, ठीक है। इसमें ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है,
और इसको जेड जेड डैश कहते हैं या एसी कह लीजिए इसको। ये वो इंटरफेस है जिसके ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। ऊपर रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड v1 हमने ली है, नीचे डेंसर मीडियम में हमने लाइट की स्पीड v2 ले रखी है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जब आई लोकेट हो गया तो इस वाले ट्रायंगल में आप साइन अप्लाई कर दीजिए ओवर द आई, तो साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज द v1t अपॉन हाइपोटेनस इज द ac, दैट इज v1t अपॉन ac। यही काम आप r के ऊपर कीजिए, साइन r हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी v2t अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 है ना, क्यों? ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और ये रेज है, हो गया 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा v2t अपॉन ac। नाउ साइन आई साइन आर, टेक द रेशियो। देखिए t बाई ac और t बाई ac कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा v1 बाई v2। आपको पता है v1 क्या लिखते हैं? t बाई n1, where n1 is the refractive index of rarer and n2 refractive index of denser medium। तो यहाँ जो v1 लिखे हैं वो c बाई n1 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा c बाई n1, v2 c बाई n2, c और c कैंसिल हुआ, n2 बाई n1। n2 बाई n1 को क्या लिखते हैं? 1n2 लिखते हैं। प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ। यानी आइजैक न्यूटन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट लाइट की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका कहना था सरफेसेस जब लाइट को अट्रैक्ट करती हैं तो रिफ्रैक्शन होता है। वो कभी नहीं बता पाए कि कोई सरफेस लाइट को क्यों अट्रैक्ट करती है, कितने अमाउंट से अट्रैक्ट करती है, और कुछ सरफेसेस रिफ्लेक्शन शो करते हैं तो वो रिपेल क्यों करते हैं, ये कभी नहीं बता पाए। और जबकि यहाँ हाइगन ने सिंपल सा स्टेप लिया। ठीक है, उनका डायग्राम थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर समझ लें तो काफी आसानी से हम बना सकते हैं कि एनर्जी स्प्रेड होती है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, वेवफ्रंट्स बनते हैं, वेवलेट्स बनते हैं, अगेन वेवफ्रंट्स बनते हैं एंड सो ऑन। हम भी तो एक पैर उठाते हैं, दूसरा टिकाते हैं, फिर जब दूसरा टिक जाता है तो फिर पहला उठा लेते हैं, उसको टिकाते हैं, फिर दूसरा उठा लेते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हम भी तो चलते हैं। साइकिल कैसे चलती है? हम पैडल पर प्रेशराइज करके और मोमेंट स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली व्हील रोटेट करती है, फ्रिक्शन के थ्रू हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हर चीज का एक स्टेप है। तो लाइट के प्रोपेगेशन का भी एक स्टेप है, वो स्टेप हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के नाम से जाना जा रहा है। हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट से हमने रिफ्रैक्शन को फुल फ्लेश एक्सप्लेन किया। आपके पास नोट्स है इसका, आ जाइए अभी इसका पब्लिश कर देंगे नोट उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे। आ जाइए, रिफ्लेक्शन के लिए क्या है? मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। देखिए अगर हम ये मिरर ले लेते जेड जेड डैश और इस पर बंच ऑफ लाइट रे को आने देते तो रिफ्लेक्शन का रूल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो यहाँ हम देखेंगे रिफ्लेक्शन कैसे हुआ। इंसिडेंट रे लेंगे, इंसिडेंट रे से हम इंसिडेंट वेवफ्रंट ढूंढेंगे, इंसिडेंट वेवफ्रंट से वेवलेट ढूंढेंगे, वेवलेट का एनवेलप नया वेवफ्रंट ढूंढेंगे, उन पर नई रेज खींचेंगे, नई रेज विल बी द रिफ्लेक्टेड रेज, और देखेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जुड़ रही हैं, एंड क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अगर हाँ तो मान लेंगे हाइगन ने सही कहा या हाइगन ने लाइट के प्रोपगेशन का सही कॉन्सेप्ट दिया। देखिए बंच ऑफ रेज, जैसे हमने ये इंसिडेंट वेवफ्रंट पहले खींच लिया, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है तो रेज क्या होंगी? नॉर्मल टू द वेवफ्रंट। मतलब ये देखिए रेज इस तरीके से रेज आ रही है, ये देखिए ये सब बंच ऑफ रेज मिरर पे गिरने वाली हैं। आपको पता है बाई एक्सपीरियंस कि अगर ये ऐसे आ रही हैं तो ऐसे की फट से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगी। हम नहीं पहले खींच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बंच ऑफ रेज आई है का नॉर्मल ये हो जाएगा इंसिडेंट वेवफ्रंट। देखते रहिएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इन बहुत सारी रेज में सबसे पहले ये वाली रे टकराई है और टकराते ही उसी मीडियम में CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 इस तरीके से हर नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये एनर्जी स्प्रेड करती जाएगी। यही काम अगला करेगा, यही काम अगला, यही काम अगला, सबसे लास्ट में ये पहुंचेगा यहाँ CT डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि एक ही मीडियम में है इसलिए V1 V2 ना लेके लाइट की स्पीड हमने C ली। मतलब B को मिरर के इस पॉइंट तक पहुंचने में अगर T टाइम लगा, से दिस इज द पॉइंट C, तो जस्ट पहुंच के पॉइंट बना रहा है। पॉइंट उतनी देर में इन्होंने क्या किया होगा? क्या
सीटी डिस्टेंस कवर करके ये जस्ट स्ट्राइक की है, उतने देर में इतने सीटी रेडियस पर अपनी एनर्जी नहीं स्प्रेड करनी होगी, इसकी एनर्जी सीटी रेडियस के स्फीयर तक स्प्रेड हो गई होगी। क्लियर है? मीन्स सबसे पहले ये टकराया CT1, CT2, CT3 करते करते एनर्जी स्प्रेड होकर ऐसे जा रही है, फिर अगला आया, फिर अगला सबसे लास्ट में ये वाला पॉइंट टच किया और टच करके जस्ट एक जीरो रेडियस का अभी वेव लेट बनाया है। उतने देर में एक को सेंटर लेके सीटी रेडियस का अगर आके स्फीयर खींचता है तो इसकी एनर्जी इस पर आ चुकी है, इसकी एनर्जी इस पर है। अगर अगले वाले का खींचेंगे तो इससे छोटा गोल आएगा, अगले वाले का इससे छोटा, इसे सबसे छोटा स्फीयर इसी का आएगा दिस, यानी कि सबसे बड़ी वेवलेट सबसे छोटी वेवलेट। एनवेलप या टेंजेंट टू द वेवलेट एट अ टाइम, हमने एक टेंजेंट खींचा, ठीक है, सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले को टच करता हुआ, बाकी सब तो इनके बीच में ही है। तो दिस इज नाउ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कलर चेंज कर दे रहे हैं उसका, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो अभी रेस खींच लें, नॉर्मल ड्रॉन ओवर द वेव फ्रंट, ये देखिए ये नॉर्मल एंड नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखिए, अगर इसको पीछे बढ़ाए तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, और इसको पीछे बढ़ाए तो यहीं आएगा। मतलब ये वाली रे देख रहे हैं, ये वाली रे, ये देखिए दिखा, और ये वाली देखिए, ये वाली रे दिखा, यानी bunch of rays are coming on the mirror and after reflection going on this. Now this is the incident wavefront, हाई काला वाला, and this the green वाला, this is the reflected wavefront। ये है 90, देखते रहिएगा ये है 90, और अभी आपने देखा था कि दिस इज द इंसिडेंट wavefront, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, हो जाएगा ये, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड wavefront, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो ट्रायंगल बन रहा है, इंसिडेंट वेवफ्रंट से एक ट्रायंगल बना है और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट से एक ट्रायंगल बना है। अगर ध्यान से देखिए तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर क्या? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये 90 ये कॉमन ही है, तो एंगल हो गया, साइड हो गया। और देखिए यहां से यहां तक ये VT रेडियस का है, ये यानी कि इस ट्रायंगल में, रिफ्लेक्टेड वाले ट्रायंगल में ये वाला VT है, ठीक है, और यहां से यहां तक इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये भी तो VT है, ये देखिए ये VT है, ये VT है। क्यों? B को C तक पहुंचने में T टाइम लगा है, VT, चलिए CT का हमने, ये CT है, और जो ये गोला खींचे हैं ये भी तो CT रेडियस का, देखिए ये भी तो CT रेडियस का है। क्या मतलब है? मतलब है जब आप रिफ्लेक्टेड वाले पर हाथ रखेंगे तो रिफ्लेक्टेड वाले ट्रायंगल में ये, और जब आप इंसिडेंट वाले में हाथ रखेंगे ट्रायंगल में, ये दोनों बराबर हैं। साइड, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एंगल, और ये नीचे बेस कॉमन है, साइड हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कि सिमिलर कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सिमिलर में तो रेशियो आते हैं ना, और कॉन्ग्रुएंट में इक्वालिटी आती है। मतलब ये कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह नहीं सकते हैं इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इसका मतलब है कि हाइगन ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से लाइट के बेसिक फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, जिसको आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए आपके सिलेबस में रखा गया है, लेक्चर करने वाला है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कल इंटरफेरेंस इन लाइट। ये इंटरफेरेंस वही है जो क्लास 11 में आपने वेव में देखा था, लेकिन वो वेव का था, और वेव में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होती हैं। यहाँ हमें लाइट के लिए इंटरफेरेंस देखना है। लाइट में इंटरफेरेंस ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा बल्ब जल रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी या तो 4 गुनी हो जाती है या 0 हो जाती है। इसको हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सर।